बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। बिहार के इलेक्शन के अलावा कुछ नहीं है। हमें इलेक्शंस के बारे में कौन जीत रहा कौन हार रहा ये चीज इतनी महत्व की नहीं है। जो कि हमें इस चीज में की है कि जीतने वाले किस किस चीजों का इस्तेमाल करके और चुनाव आयोग का रोल और पूरे देश में जिस तरीका से बर्बादी आज चल रही है उसका हमें एक पिक्चर हमको देखने को मिलता है। आज एनडीए के ग्रुप में नीतीश कुमार ने एक ऐसे आदमी को खड़ा किया था और कि जिसका नाम है आज अनंत सिंह, जेल से उनको छोड़ के लाया। कोई जरूरत नहीं थी कि इलेक्शन के वक्त वो बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है और उसके सामने में हाथ जोड़ते हुए चीफ मिनिस्टर दिख रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई हमें इस वक्त जिताओ। वो जिताव के चक्कर में उन्होंने वो जेल से लाया और उन्होंने पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया। उन्होंने क्या किया कि उनके 30 गाड़ियों के साथ में एक पूरा काफिला एक गांव में गया। गांव में जाने के बाद में मकामा नाम है, पटना के बिल्कुल करीब लगा हुआ है, और वहां जाके दुलार चंद नाम के एक बहुत बड़े वहां के जो सोशल एक्टिविस्ट थे और काफी इम्पोर्टेंट आदमी था, तो वो आए थे वहां पे प्रियदर्शनी के चुनाव के इसमें कुछ कि भाई चलो इनको ये करेंगे, हम लोग प्रमोट करेंगे। और वहां पे दोनों गटों के बीच में झगड़ा हो गया और उसने अनंत सिंह ने गोलियां निकाली, गोलियां पांव पे मारी, और जिस आदमी ने दुलार चंद ने जब नीचे में गया तो उसको रॉड से मारा गया और गाड़ी के अंदर में कुचल के उसकी मौत हुई। कितना घिनौना काम है। ठीक है, ऐसे कुछ छोटा सा मोटा काम होता है। इलेक्शंस में जीतने के लिए एक दूसरे के प्रति इतनी द्वेष और उस आदमी को जेल से निकालने का काम, और जो जिस तरीका से ये सब प्रकरण हुआ, इसके वजह से एनडीए में बड़ी खलबल मच गई है। एनडीए को समझ गया कि हम लोगों ने जो रोल किया, नीतीश कुमार का जो रोल है वो संदिग्ध हो गया, और ये इसी के साथ में पूरी का पूरा बिहार का इलेक्शन पलटते हुए दिख रहा। इधर में तेजस्वी यादव ने भी अपना बयान किया कि एक आदमी के पीछे में 30 गाड़ियां कैसे जा रही है, और उसके साथ में इतना चीफ इलेक्शन कमीशन का पूरा कब्जा उनका पूरा इलेक्शन में रहता है। ऐसे सिचुएशंस में लोग औजार लेके बंदूक लेके कैसे जा सकते? और यहाँ पे जंगल राज कहाँ की है? आप 30 साल के बात कर रहे हो, अभी कल की 30 मिनट के पहले की जो बात है उसके जंगल राज की बात करो। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? लोग कहते हैं, कभी कभी मैं भी थोड़ा सा अंधविश्वासी हूँ कि जैसा जैसा तुम करनी करते हो वक्त के साथ में पूरा ही तुमको भर के देना ही पड़ता। वैसे ही आज नीतीश कुमार की बारी आ गई है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने लथाड़ा, बीजेपी के इसमें जा नहीं रहे। बीजेपी का थोड़ा सा ये हुआ इस वक्त एजेंडा, जब उनका बीजेपी का इलेक्शन एजेंडा प्रमोट हुआ वो केवल एंड केवल 26 सेकंड का हुआ। बस ये कर दिया और सब अपने घर में चले गए। ये क्या होता है? ये इस तरीका से पॉलिटिक्स खेला जाता है तो निश्चित रूप से बर्बादी तो इस वक्त निश्चित है, और संपूर्ण बिहार इसमें देख रहा है कि क्या क्या किस किस प्रकार से इस वक्त हो रहा। मुझे तो लगता है कि इस वक्त चाहे कितना भी खेल कर दे, इन्होंने ईवीएम के साथ खेल कर दे या और किसी के साथ में खेल कर दे, खेल होता है थोड़ा सा मार्जिनल इसमें, लेकिन इतना पूरा का पूरा इलेक्शन पलटने की जो बारी है वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे इसी टाइप के इलेक्शंस जीते जाते हैं कि जेल में से लोगों को लाके डरा के धमका के फिर उसके बाद में खूब में कन्वर्ट करा के ये डेमोक्रेसी को इस तरीका से चलाते हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और ये खतरनाक चीजें तुम लोगों को तुम्हारी आंख पे कब आएगी तो भरोसा नहीं है। आज इधर में राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट किया था उसके ऊपर में नरेंद्र मोदी जी ने काफी उसको लथाड़ा। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, वो तो अपमान तो आपने किया। तो इस तरीका से जो घटिया बातें सब मोदी जी ने कही है वो सब लोगों ने एकदम से उसको ये किया है। और चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ ने कल ही मैंने बताया था कि एक तकरार की गई कि राहुल गांधी को उन्होंने उसको विड्रॉ कराओ, उसको बोला कि चीफ इलेक्शन मतलब वो प्रचारक कांग्रेस का वो नहीं रहे। अभी चीफ इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा, जबकि
नरेंद्र मोदी ने मुजरा वगैरह जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि डांस करेंगे, डांस भी करवा करके। अभी ये सब सिचुएशन में चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर में अपने आंख पे तो लेगा नहीं। वो ठीक है, वो अपनी संभालती चुप के वो जो भी काम करना है वो करते हैं। वो क्या करेगा, और भी यदि वो कर देते तो उसकी और जनता भड़क जाएगी, और जो भी कुछ बिहार में छोटा सा बचा हुआ था जिनके हाथ में, वो भी पूरा नष्ट हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे टाइप का है। एक बड़ा वीडियो और एक आया है कि हमारे जो वहाँ पे प्रशांत किशोर, उसके कुछ वीडियो आए। वीडियो आने के बाद में इतनी आश्चर्यजनक बात ध्यान में आ गई कि उसको एक नवयुगा इंजीनियरिंग ने जो ये दिया, उसको 20 करोड़ का प्रति घंटे में 20 मिनट के उनको 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। ऐसा करके उन्होंने पिछले 3 साल में 241 करोड़ से उसको मिले। काय के लिए? पॉलिटिकल एडवाइस करने के लिए। अरे ये कौन सी बात है? मुझे तो लगता है फिर तो शरद पवार को तो हजारों करोड़ मिलने चाहिए, क्योंकि वो तो पॉलिटिकली तो कीड़े हैं उसके। सब एक चीज उनको, एक आदमी पूरा महाराष्ट्र का जानते हैं वो। तो ये किस तरीका से, वो कुछ बराबर पचने वाली बात नहीं है। शायद वो फिर बाद में ये तक पता चला कि नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी है, उन्होंने कुछ तो भी 55 करोड़ रुपीस वो पीएम केयर फंड में डाला था। और उसके बाद में तो कयास ये लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ये दूसरे तीसरे कोई नहीं है, बीजेपी का एक एजेंडा ही है, बीजेपी ने पेरा हुआ एक है। अरविंद केजरीवाल की सब लोगों ने याद की कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीका से प्लांट किया गया था अन्ना हजारे के साथ में, और उसके बाद में उन्होंने जिस तरीका से पूरे देश में तहलका कर लिया, और जिस तरीका से मनमोहन सरकार को गिरा के उन लोगों ने नई नौटंकी जो की थी, और उसके बाद में के नतीजे जो भी उनके ऊपर में एलिगेशन थे, बाद में एग्जामिन करने के बाद में जीरो साबित हो गए। तब तक तो वो तो हीरो बन गए थे। तो ऐसे ही टाइप का बहुत सारे इश्यूज ऐसे बनते हैं कि वक्त के साथ में सब पलट जाता है, सच्चाई होती नहीं, और उसका कोई पड़ताल कोई करता नहीं है, और उसके बाद में सब जो हार गए वो हार ही चले जाते हैं। और एक बार जो आदमी बैकफुट में आ गया तो बैकफुट पे ही आते रहता है। इस टाइप के बहुत सारे हरकतें करते हुए लोगों ने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बीजेपी में हरियाणा की एक बात है, और एक गाड़ी को कुछ लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने कुछ पकड़ा और उन्होंने देखा, तो उन्होंने कुछ घड़ियां थी इस लोगों में बांटने के लिए। उसके ऊपर में एक ऐसा सिंबल लगा था कि आज ये तुमको जो मिल रहा है ये सब बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया है, आपने बीजेपी को वोट दो, उसके लिए तुम्हें घड़ी मिलेगी, ये मिलेगी। ये तो घड़ी की बात है, लोगों को अंदर से क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसको मालूम नहीं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खुद का एनालिसिस ऐसा है कि जिस तरीका से नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में जो ठनी, या बीजेपी और यूनाइटेड जनता दल के बीच में हो गई जो ठनी है, उसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार होने के वजह से बहुत सारी चीजें बीजेपी को करवाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर ही एक ऐसा आदमी होता है कि जो पूरे के पूरे इवेंट्स को अपना ये देता है, शेप देता है। और ऐसे सिचुएशन में उनका इस वक्त का जो अमित शाह और इनके बीच में जो ठनी है, तो मुझे लगता है कि वो एक है। सेकेंडली, मैंने पिछले वक्त भी एक वीडियो में कहा था कि मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि इस वक्त आरएसएस वहां से विड्रॉ हो गई जैसे बात है, क्योंकि अमित शाह और आरएसएस के और नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच में जो आरएसएस का कुछ जो चल रहा है, कुछ ठन गई है उनके बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नरेंद्र मोदी और शाह यदि वो चुनाव में जीत जाते हैं तो आरएसएस को बहुत महंगा पड़ेगा। इतना महंगा पड़ेगा कि वो जो 100 साल की जिन्होंने मेहनत की वो पूरी की पूरी पानी में फिर जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा एक होगा। उनको बीजेपी कांग्रेस से कोई ज्यादा ये नहीं है। कल कांग्रेस भी जो जोर जोर से चिल्ला रही है कि आरएसएस और ये वो सब पैकअप हो जाएगा। वक्त के साथ में सब कुछ भूल जाते हैं। और आरएसएस को में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो रिजिडिटी नहीं है। वो जो भी जिसकी भी सत्ता है उसके साथ में वो ये हो जाएंगे। वो यही कंडीशन में उसके साथ में भी अभी आएंगे। सपोज मोदी और शाह उसमें से चले जाते तो निश्चित रूप से नितिन गडकरी का नंबर आना है। वो कुछ ग्रुप को लेके कांग्रेस के साथ में, अलायंस के साथ में वो अपना ये करेंगे।
और उसके साथ में कुछ ना कुछ हद तक वो अपने आप को आइसोलेट मतलब सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की बात करेंगे। यदि इसी तरीका से चलते रहा, दोनों के बीच में रहा और तनातनी रही और आखिर दिन तक जब इलेक्शन के पहले तक यदि इसी तरीका से परिस्थिति रही तो पूरा का पूरा बीजेपी पूरा का लंबा हो जाएगा, मैप से पूरा खत्म हो जाएगा। ये अभी सिचुएशन इतना पॉजिटिव है आरएसएस के लिए और आरएसएस के लिए स्पेशली कि यदि इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उन्होंने बंदोबस्त नहीं किया तो वो पूरा का पूरा खा जाएंगे। आज बीजेपी की सत्ता होने के पश्चात भी कर्नाटका, केरल में आरएसएस को बैन है। महाराष्ट्र में कुछ लोगों को पकड़ के आरएसएस के लोगों को मारा जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसका अपमान जो कर रहे हैं बार बार ये दोनों भी गुजराती, ये शायद हो सकता है कि ये काफी नुकसान आरएसएस को पहुंचाने की ये है, उनको एक क्षति ज्यादा और न हो, तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये अभी करना ये वक्त की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन ही बताएंगे। तो ये बात तो मुझे ऐसी पक्की लग रही है कि जो भी लोग वो इसमें थे, जैसे वो प्रशांत किशोर हो, फिर नीतीश कुमार और इनके बीच में जो ठनी हुई है, ये सब सिचुएशंस को देखते हुए हमें लगता है कि इस वक्त बाजी शायद बिहार में लालू जी आपने इसकी लगी महागठबंधन की रहेंगी, और महागठबंधन की यदि जर हो जाती तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा उसका फायदे हो गए। मित्रों, हमें अम्बेडकराइट लोग होने की वजह से ये जो जिस तरीका से छेड़छाड़ किए जा रहा है संविधान के साथ, ये गलत तरीकों से छेड़ा जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन का रोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को छेद गिरा रहा है। ये सब सिचुएशंस को हमें ये जांचना चाहिए और इसके ऊपर में कुछ उपाय भी सोचने चाहिए कि हमें ऐसे वक्त क्या करना चाहिए। आज मुझे एक बात आपको बताने की भूल गया कि आज राहुल गांधी के इसमें सभा में उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ की जो बिहार की धरती है, ये बुद्ध की धरती है। यहाँ से सभी लोग आज चाइना रहे, जापान रहे, मंगोलिया रहे, ये सब देश के लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि ये दम यहाँ से लिया, बिहार से गया है सभी तरफ में। ये बात करने की साहस आज राहुल गांधी में हमें दिखी है। मित्रों, मुझे लगता है कि जो भी हमारे कुछ इश्यूज है, इवन महाबोधि सोसाइटी के भी इश्यूज है, वो राहुल गांधी के मार्फत जल्दी से जल्दी सुलझ जाएंगे। यदि ये बदल जाता है तो निश्चित रूप से उसका फायदा हमें मिलेगा। ऐसी उम्मीद के साथ हम लोग जी रहे हैं। हो सकता है अभी क्या होगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग जो भी है वो पॉजिटिवली सोचना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में यही मैं विराम लेता हूँ। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।